नमस्कार, मैं हूँ त्रिदीप ब्राह्मण। ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी। और हम ये कहना चाहेंगे कि जब आज की मौजूदा सियासत में नारे, वादे और जो आम आदमी की आवाज़ नहीं बन पाते, वैसी स्थिति में जो मूक पशुओं की आवाज़ है, हाशिए पर खड़े आखिरी आदमी की आवाज़ है, उस आवाज़ को अंतरात्मा की आवाज़ बनाने वाली मेनका जी से ये बातचीत निहायत ही दिलचस्प रहने वाली है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। मैम, जिस तरह दिल्ली में सरकार परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, तो इससे पूरे राजनीतिक मायने बदले, सियासी मायने बदले और लगातार ये आवाज़ उठ रही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपनी कार्यशैली बदलने की ज़रूरत है। अब देखिए, मैं राजनीतिक चीज़ों पर बहुत कम बात करती हूँ। हालांकि मैं 7 दफ़ा जीती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम किरण बेदी जी को 1 साल पहले ही चला लेते तो उनको मौका मिलता पूरे दिल्ली में घूमने के लिए और लोगों को उनको पहचानने के लिए। आखिरी मिनट पर आप किसी को भी ले लें, किरण जी को ले लें या किसी और को, उनको जिताना मुश्किल हो जाता है। तो आप पार्टी हाईकमान के इस फैसले को गलत नहीं मानती हैं? जी नहीं, मैं बिल्कुल गलत नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि किरण जी एक ईमानदार और एक डिसिप्लिन्ड औरत है और अगर वो दिल्ली में आती तो अच्छी होती दिल्ली के लिए। उनका दिल भी और दिमाग भी अच्छा है, लेकिन कोई जादू राजनीति में होता नहीं है। पहले भी आपने जब उतारा किसी को अंत में, तो वो अंत वाला मामला चलता नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन थे, डॉक्टर हर्षवर्धन को आप चला लेते, वो बहुत पहले से चले हुए थे, तो वो भी ठीक रह जाते। लेकिन अगर आप किसी को भी चलाना चाहते हैं राजनीति में, किसी के लिए भी, तो बहुत पहले से उतारना पड़ता है। अब मैं आखिरी साल में अपना कैंपेनिंग नहीं शुरू करती हूँ, मैं 5 के 5 साल वही करती हूँ जो मैं आखिरी साल में करती हूँ। दिल्ली में पूरे चुनाव अभियान को पार्टी ने बहुत हाई प्रोफाइल बना दिया। 16 मंत्री लगे, 150 से ज़्यादा सांसदों को लगाया गया और सीधा आक्रमण किया गया केजरीवाल के ऊपर। पर आप पूरे इस चुनावी अभियान में परिदृश्य में रहीं, आप दिखी नहीं सामने। नहीं, मैं नहीं आई थी क्योंकि मैं बहुत कम जाती हूँ कैंपेनिंग के लिए, और अगर मैं आती भी तो क्या फ़र्क पड़ता। तो इसकी एक वजह ये तो नहीं मानती कि अरविंद केजरीवाल ने तमाम सार्वजनिक मंचों से आपकी तारीफ़ की कई बार, और तो आपको हल्ला बोलने में या व्यक्तिगत हमला करने में थोड़ी दिक्कत होती है अरविंद केजरीवाल पर? नहीं, मैंने ज़िंदगी में अपने ही क्षेत्र में भी किसी के ऊपर हमला किया ही नहीं है। मेरे पास ना इसका, देखिए मेरा कहना बहुत आसान है, मैं उनको जानती नहीं हूँ, तो मैं क्या हमला करूँ उन पर। मैं जब पीलीभीत में जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि आपके जो प्रतिद्वंदी खड़े हैं उसके बारे में क्यों नहीं आप बोलते हैं। कहा मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, तो क्या बोलूँ कि वो अच्छे हैं बुरे हैं। उनकी अपनी दुकान है, मेरी अपनी दुकान है। जो आपको चाहिए आप वहीं आ जाए। अगर आपको लगता है, हम दोनों नौकरी ले रहे हैं ना, हम कोई राजगद्दी तो नहीं ले रहे, तो जब हम नौकरी ले रहे हैं, जो आपको पसंद हो कि इस नौकरी में फ़िट होंगे, तो आप उनको वोट दे दीजिए। तो दिल्ली के जो चुनाव नतीजे आए हैं, तो क्या ये किस्म की नई राजनीति की शुरुआत मानी जा सकती है? नहीं, एक प्रयोगधर्मी राजनीति की शुरुआत मानी जा सकती है। अगर केजरीवाल जी की सरकार वो करे जो उन्होंने कहा है और उसको एक पीपल्स मूवमेंट बना दे, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन अगर कभी कभी होता क्या है कि इलेक्शन के वक्त हम बहुत कुछ बोलते हैं और फिर जब इन जहरीली गद्दियों पर बह जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स पहले से बैठे हैं, सिस्टम पहले से बना है और वो सिस्टम और ब्यूरोक्रेट्स कच्चा खा जाते हैं। तो या तो इतने ताकतवर हो अंदर से कि हम नई दुनिया बनाएंगे। अगर कोई मुझसे कहे कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत क्या है, मैं कहती कि प्रदूषण कम करने की, और वो एक ही तरीका है या 2 तरीके हैं। सबसे पहले आप फायरवर्क्स बंद करवा दें। ये रोज़ रात को सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये फैला रहे हैं और कोई भी देश में कहीं भी अलाउड नहीं है, ये शहर के अलावा।
तो एक तो फायरवर्क्स बंद करवा दें, दूसरा आप हर संडे को एक व्हीकल फ्री जोन बना दें। जिसको भी जाना है अस्पताल या किसी के यहाँ, वो बस से चले, तो खाली बस चलेंगे संडे के दिन। और तीसरा, आप दबा दब पेड़ लगाते जाइए, लगाते जाइए, लगाते जाइए, लगाते जाइए। और फिर आप देखेंगे कि लोग समझते हैं कि प्रदूषण केवल अमीरों की ही मुसीबत है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो गरीब को इम्पैक्ट करता है। मैं खांस करके पागल हो गई। मैंने एक दिन बिना खांसी का नहीं बिताया पिछले 10 साल में। और मेरे पास तो दवाई के लिए पैसे हैं, लेकिन जो गरीब है उसकी अगर हालत वही है जो मेरी है, तो उसको कौन दवाई दे रहा है? तो प्रदूषण तो इट्स आ मोस्ट नंबर 1। और प्रदूषण पानी का, प्रदूषण हवा का, दोनों पर अगर केजरीवाल जी कुछ कर पाए दिल खोल करके और मन खोल करके, तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे राजनीति से मैं बहुत खुश हूँगी। आप जिन मंत्रालयों में रहीं, जैसे आपने पशु टेस्टिंग को लेके, एनिमल टेस्टिंग को लेके आपने आवाज़ उठाई और आपका मंत्रालय बदल दिया गया, तो कहीं ना कहीं सरकार मुश्किल में फंसती नज़र आई। नहीं, कभी कभी इंसान को वही करना चाहिए जो देश के लिए अच्छा हो। ये अंतरात्मा की आवाज़ पे करनी चाहिए। अंतरात्मा को इतना डेवलप करना चाहिए, ये नहीं कि बस सुबह उठ कर और अंतरात्मा ने कह दिया कि केवल पीला सब लोगों को पहनना चाहिए। वो भी तो हो सकता है। आपको अपने अंतरात्मा को रिफाइन करना पड़ेगा, और वो भी पढ़ाई से, वो भी दूर देखने से, वो भी गहराई से देखने की कि इस देश के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है। बिना शौकीनी, बिना संकीपन, बिना सपने पर, मैंने यही कोशिश की अपनी ज़िंदगी के साथ। मैम, बड़े वायदों के साथ और लोगों को अच्छे दिन के सपने दिखाकर आपकी सरकार सत्ता में आई है, लेकिन डिलीवरी वो हो नहीं पा रहा है। लोग नाराज़ हैं कहीं ना कहीं। अभी तो 8 महीने ही हुए ना, 8 महीने लगते हैं, बच्चे पैदा भी नहीं होते हैं 8 महीने में। तो आप आपने एक सिस्टम लिया है, वो सिस्टम बिगड़ते 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 10 साल हो गए थे। क्या नहीं बिगड़ा था? एक नया पैसा सरकार में है नहीं, एक ब्यूरोक्रेट काम करने के लिए तैयार नहीं। जो ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स हैं वो डरते हैं काम करने से कि वो पकड़े ना जाए कोई झूठे इल्ज़ाम में। जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं वो चापलूसी में लगे हुए हैं कि कोई उनको पकड़े ना। आधे ब्यूरोक्रेट्स अपने स्टेट में वापस जाने के लिए उतावले हैं। तो आपके पास एक सिस्टम मिला जो सिस्टम था ही नहीं। दूसरा, अगर आपने मन बना लिया था कि ईमानदारी से काम करना, तो फिर कहाँ से ढूंढेंगे ये ईमानदारी के पिलर जिनके ऊपर आप अपना घर बनाओगे? उनको भी बनाने में वक्त लगता है, वक्त लगेगा। उसके ऊपर से कुछ चीज़ें हैं जो शुरू हुई हैं जिनका आपको अभी इसका कोई दिखेगा नहीं, कुछ दिखेगा ना। मिसाल जनधन। अब जनधन एक अपने आप में करिश्मा है। सबके पास अब एक क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट है। अब उस बैंक अकाउंट के ज़रिए जब आप भरना शुरू करोगे, गैस सिलेंडर का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा, हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा, आहिस्ते आहिस्ते एक अमीरी आ जाएगी नीचे तक। पर ये तो यूपीए की योजना थी जिसको आप लोगों ने आगे बढ़ाया। अगर यूपीए की योजना थी तो यूपीए ने किया क्यों नहीं? किसने उनको मना किया? अगर हम कर सकते थे 3 महीने में, तो वो 10 साल में नहीं कर सकते थे। योजना किसी की भी हो 3 महीने में हुई, लेकिन उसका नतीजा दिखता नहीं है, और शायद 2-3 साल के लिए नहीं दिखेगा, और फिर अचानक से कोई देखने वाला हो तो वो देख लेगा। उसी तरीके से ऐसे मैं भी, आप भी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे आंखों के सामने सड़कें ठीक हो और बिजली 24 घंटे हो, हमारे पानी साफ हो, और हमको आसानी से दवा मिले और अच्छे डॉक्टर मिले। ये 4 चीज़ें अगर मिल जाएं तो मैं कहती हूँ एक खुशहाली आ जाती। इन 4 चीज़ों को बनाने में एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, और वो व्यवस्था बनाने में तिनका तिनका करके ये घर बन रहा है। अब भगवान करे कि हम बना पाएँ। हाँ, ये ज़रूर है कि
हिंदुस्तान अजीब है। कांग्रेस से थकते थकते उनको 50 साल लगेंगे, लेकिन बीजेपी से थकते थकते उनको 8 महीने में चाहिए कि भाई या तो आप हमको दे दो रिजल्ट, नहीं तो चल बनो। तो उतना ही अगर आप धीरज रखें तो ये आ जाएगा आपके पास। राजनीति आपके लिए क्या है? केवल एक टूल है, एक हथियार है अपने चीज़ों को करवाने में। मेरा जो एजेंडा है औरतों के लिए है, बच्चों के लिए है, विकलांगों के लिए है, पर्यावरण के लिए है, जानवरों के लिए है, देश के लिए है। इतना बड़ा एजेंडा है। तो ये एक तरीका है। सड़क बहुत सारे होते हैं, मगर ये सच बात तो ये है कि ये सबसे बोरिंग सड़क है। काश ऐसे कोई और सड़कें, अगर मैं नाच करके या गा करके वही चीज़ें पा सकती तो शायद मैं वही करती। लेकिन राजनीति केवल तरीका है जिससे मैं थोड़ा बहुत चीज़ कुछ ना कुछ बदल सकती हूँ। तो इसलिए मैं राजनीति अपना चुकी हूँ। मैम, आपकी जो इमेज है एक प्रोएक्टिव इमेज है मंत्री की। आप पहले भी जिन मंत्रालयों में रही हैं उसका चेहरा मोहरा अपने कदर बदल दिया पूरी तरह से। तो महिला और बाल कल्याण मंत्रालय को ये सौभाग्य कब मिलने जा रहा है? अब तक वो दिख नहीं रहा आपका करिश्मा। नहीं, आपको मुझे 1 साल और देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये जो मंत्रालय था ये अभी क्या 30 साल से कभी इसने काम नहीं किया। जो हमसे पहले मंत्री थे वो 2 साल के लिए तो कभी दफ्तर आए भी नहीं, और ये दफ्तर जल भी गया था और किसी को मालूम ही नहीं था कि ये जला हुआ दफ्तर है। जहाँ हम बैठे हैं आज वो कोयले मंत्री का है कमरा। इसमें ना कोई नियम थे, ना कोई नक्शा था, बस नाम था कि विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर। और उस नक्शे के नीचे 18,000 करोड़ रुपए थे जो तनख्वाहों के तौर पर हम आंगनबाड़ी औरतों को देते थे, बस, और कुछ नहीं था। मैं खुद घबराई जब मैं ये मंत्रालय में आई, क्योंकि कुछ भी नहीं था। अब हम लोगों ने क्या किया है कि पिछले 8 महीनों में मेहनत करके हमने करीबन 70 स्कीम्स और प्रोग्राम्स बनाए हैं। इसका जो शुरुआत था हमने किया जेजे एक्ट के साथ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। 18 से 16 उम्र करना उन लड़कों के लिए जो हीनस क्राइम्स करते हैं, संगीन जुर्म। फिर मैंने लिया अडॉप्शन। मैम, जेजे एक्ट की अगर बात करें तो बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन अब ये मामला अभी भी लंबित पड़ा हुआ है। ये सबसे पहला बिल था जो लेकर आने वाले थे आप? नहीं, ये सबसे पहला बिल था पूरी सरकार में जो आया पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट से इंट्रोड्यूस हुआ, वही पास होना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्यों स्पीकर ने फैसला किया कि ये चला जाएगा कमेटी में। तो अब ये कमेटी में पड़ा है। अब हम लोग इसके पीछे पड़े थे। अब उस कमेटी के अध्यक्ष 2 दफ़ा बदले हैं, तो जब भी नया अध्यक्ष आता है तो फिर से शुरू करते हैं। तो 2 पार्लियामेंट पास हुए हैं, मतलब बीत चुके हैं, और ये आया नहीं वापस। लेकिन अब मैंने सुना है कि उन्होंने ख़त्म कर दिया है और 25 तारीख को ये पार्लियामेंट में अपना रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। इस बिल की क्या विशेषता है, क्या लेकर आना चाह रही हैं आप? 3 विशेषताएं हैं। सबसे पहले ये है कि अगर औरत के ऊपर कोई संगीन जुर्म हो और करने वाला वो 16 साल की उम्र का हो, तो वो 16 साल की उम्र का बच्चा जो है उसको हम लोग पेश करेंगे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने, और वो फैसला करेंगे कि इस लड़के ने क्या बच्चे के मन से ये जुर्म किया या एक एडल्ट के मन से। मिसाल ले लो कि अगर लड़का है जिसके बाप उसको रोज़ मारता है, या उसकी बीवी माँ को रोज़ मारता है, और रोज़ बच्चे को गाली देता है, अपना सिगरेट उसके हाथ पर जलाता है, और एक दिन वो बच्चा बड़े होकर के तंग आ जाता है और वो अपने बाप को थप्पड़ मारता है और वो बाप मर जाता है। तो क्या ये बचपना के तौर पर हुआ या बड़े के? मैं कहूँ तो बचपना से। तो ये, लेकिन अगर 3 लड़के इकट्ठा होकर के एक औरत का बलात्कार करें, तो चाहे वो 16 साल के हों या नहीं, वो तो फिर संगीन जुर्म बनता है जो एडल्ट के तौर पर हो। तो एक तो ये फैसला करेगा ये एक्ट। दूसरा, हम लोगों ने अडॉप्शन में
इसी एक्ट के तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि अडॉप्शन को बेहद आसान किया जाए, क्योंकि अभी तक तो 800 से ज़्यादा बच्चे पूरे देश में घर नहीं ढूंढ पाते थे। अब जब आपके पास हज़ारों बच्चे हैं तो ये क्या मतलब है कि इतने बच्चों को आप अनाथ आश्रमों में रखे हुए हैं। और क्योंकि हम लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड किया था तो इलीगल ट्रेड भी शुरू हो गया था बच्चों के